बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ के इस सेशन में ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस किया जाएगा। ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी आपको, इनमें ग्रेड 7 के लिए टेक्स्ट बुक जो कि कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ का एक हिस्सा है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस के लिए और SLOs की इन्फोर्समेंट्स और एक्टिविटीज़ के लिए और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक ग्रेड 7 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए रिसोर्स पैक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसमें तमाम SLOs अपनी मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बयान किए गए हैं। रिसोर्स पैक और समर पैक cantabpublisher.com की वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। The today's lecture is from Science of Grade 7 and the chapter which is under discussion is chapter 4, in which we are studying the relationship between organisms in an environment, and the relationship is particularly of food. It's our 5th lecture from this chapter, and we are going to study the response of living organisms towards light, temperature and rainfall. These are also the factors that cause changes in a habitat. If light intensity changes, the process of food production changes. If temperature changes, living organisms, animals, plants also affect. And if the rainfall pattern changes, the plants and animals suffer as well. So the SLO that will be achieved through this lecture is: explain the ways in which living things respond to changes in daily environmental conditions such as light, intensity, temperature and rainfall. आप सब जानते हैं कि डेली इन्वायरमेंटल कंडीशंस इन 3 फैक्टर्स की वजह से ग्रेटली सफ़र करती हैं, लाइट इंटेंसिटी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और रेनफॉल की वजह से। जब हमारा एनवायरनमेंट एक हैबिटेट में कोई चेंज आती है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उन चेंजेस के मुताबिक रहना सीख लेते हैं। हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर चेंजेस लाएंगे, इन चेंजेस के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे खुद को चेंज करते हैं। अब अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखें पेज 51 पे, तो आपको एक टॉपिक मिलेगा 4.7, रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग थिंग to daily environmental conditions. हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स का रिस्पॉन्स। Our planet has suitable conditions for living organisms to grow, reproduce and flourish. These are all suitable conditions for healthy living on the planet. These conditions require both living and non-living organisms. क्योंकि living organisms और non-living organisms दोनों किसी भी एरिया में एक सक्सेसफुल हैबिटेट डेवलप करते हैं और एक सक्सेसफुल हैबिटेट ही एक अच्छा इकोसिस्टम, एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाता है। अगर इनमें से कुछ भी डिस्टर्ब होगा तो पूरा इकोसिस्टम अल्टीमेटली अफेक्ट होगा। द एनवायरमेंटल कंडीशंस सच एज लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ अ हैबिटेट टेंड्स to change daily life patterns and thus the response of living things to them is also changed. ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 1 by 1 फैक्टर्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि कभी लाइट बहुत ज़्यादा होगी और कभी बहुत कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। जब लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं तो 2 तरह के हमारे पास चेंजेस आती हैं, डे एंड नाइट चेंजेस। अब हम देखते हैं कि जब डे लाइट होगा, डे टाइम होगा तो ऑर्गेनिजम्स कैसे रहेंगे और जब नाइट टाइम होगा तो ऑर्गेनिजम्स कैसे रहेंगे। Natural light is utilized by plants for the process of photosynthesis, where light energy is converted into chemical energy. अब ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती ही लाइट की प्रेजेंस में। अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगी। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन, क्योंकि डे टाइम में ही ये सब कुछ होता है। Plants as a producer transfer energy to all animals indirectly as their food source. For animals, the intensity of light affects their skin color and sight. आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो ज़्यादा धूप में रहते हैं, जो ज़्यादा सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क होता है। लेकिन जो लोग शेड में ज़्यादा रहते हैं, उनका सनलाइट से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता, उनका कॉम्प्लेक्शन ज़रा
फेयर होते हैं, लाइट कॉम्प्लेक्शन के हामिल होते हैं। इसी तरह लाइट इंटेंसिटी हमारी साइट को भी अफेक्ट करती है। तेज धूप में देखने से हमारी आंखें मुतासिर होती हैं और मुनासिब रोशनी में देखने से हमारी आंखें, हमारा साइट इफेक्टिव रहता है। There are the insects that use sunlight to differentiate between flowers. क्योंकि दिन की रोशनी में ही वो फ्लावर्स को पहचान सकते हैं। लाइट नॉट ओनली इज एन एनर्जी सोर्स बट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल रिदम ऑफ लाइफ। क्योंकि लाइट्स डायरेक्टली अफेक्ट करेगी प्लांट्स को और प्लांट्स अफेक्ट करेंगे एनिमल्स को। इफ देयर विल बी नो लाइट अवेलेबल, ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइट विल बी स्टॉप्ड। दिस विल इवेंचुअली लीड टू द मैसिव डेथ रेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब लाइट इंटेंसिटी ही नहीं होगी तो मतलब टेम्परेचर नहीं होगा, कोल्ड एनवायरनमेंट में हमारी बॉडीज ज़्यादा से तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगी। तो जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो जिन्हें लाइट भी चाहिए और जिन्हें टेम्परेचर भी सूटेबल चाहिए, वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और फिर जब प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज ही नहीं कर सकेंगे तो एनिमल्स के लिए फूड भी प्रोड्यूस नहीं होगा, सो एनिमल्स की भी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। All living organisms are well adapted to survive in a moderate range of temperatures. Living organisms are naturally adapted to live in normal temperature range. Many organisms live in cold or extreme hot temperature ranges. Cold-blooded animals like fishes vary their body temperature based upon their surroundings. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि fishes यूज किया गया है एक वर्ड। फिश का प्लूरल फिश ही होता है, लेकिन जब फिशेस लिखा जाता है तो इसका मतलब है मैनी स्पीशीज ऑफ फिश। अगर हम एक फिश का प्लूरल लिखते हैं तो उसका प्लूरल फिश है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक गोल्डन फिश है और अगर ज़्यादा गोल्डन फिश है तो भी हम गोल्डन फिश ही लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास गोल्डन फिश भी है, हमारे पास रोहू भी है, हमारे पास ट्यूना भी है, यानी डिफरेंट स्पीशीज है फिश की, तो फिर हम फिश नहीं लिखेंगे, फिर फिशेस यूज किया जाएगा। तो जब भी फिशेस का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि मैनी स्पीशीज। Warm-blooded animals like mammals can easily maintain and regulate their body temperature in their surrounding environment. जैसा कि ह्यूमन बींग्स हैं, बाहर का टेम्परेचर एक सर्दी हो गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हम अपनी बॉडी को एक्सटर्नल हीट से या एक्सटर्नल कोल्ड से बचाने के लिए वार्म या कोल्ड ड्रेसेस यूज कर लेते हैं, लेकिन हमारा इंटरनल टेम्परेचर ऑर्गन का बॉडी का कांस्टेंट रहता है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में ऐसा नहीं है। जैसे ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स माइग्रेट कर जाते हैं एक एरिया से किसी ऐसे एरिया की तरफ जहाँ सूटेबल टेम्परेचर है, जैसे साइबेरिया है। जैसे साइबेरिया के बर्ड्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में आते हैं हर साल सर्दियों में, क्योंकि साइबेरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है विंटर सीजन में, तो साइबेरिया के पौधे वहाँ से माइग्रेट करके विंटर सीजन गुजारने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं, जहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा शदीद नहीं होती। In either extreme cases, if a species faces harsh conditions, species will tend to migrate or will die. अगर वो माइग्रेट नहीं कर सकती जैसा कि प्लांट्स हैं तो वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। थर्ड फैक्टर है रेनफॉल। Living organisms, animals and plants need certain amount of water. It regulates the temperature of their bodies. It helps in normalizing the pressure of blood. It is present in the form of saliva, sweat or tears in human body. Plants also possess nutrients through their body. If water availability deviates from their original amount in a habitat, the species will be unable to survive. वही कि अगर प्लांट को अपनी फिक्स्ड अमाउंट के मुताबिक पानी ना मिले तो उनकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, उनकी ग्रोथ अफेक्ट करती है, तो अल्टीमेटली प्लांट्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ड्रॉट एंड फ्लडिंग आर बोथ डिवास्टेटिंग फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीम चेंज इन the amount of rainfall. In both cases, either the species will be forced to migrate or they will die. Drought हो या flooding हो, दोनों ही extreme cases हैं। Drought में क्या होगा, पानी नहीं मिलेगा, photosynthesis नहीं हो सकेगी, प्लांट अपना टारगेट प्रेशर मेंटेन नहीं कर सकेंगे, न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट नहीं होगी, तो अल्टीमेटली प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। और एनिमल्स को जब पानी नहीं मिलेगा, उनकी बॉडी में के जो केमिकल रिएक्शंस है वो प्रोसीड नहीं हो सकेंगे, तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। लेकिन फ्लडिंग की सूरत में पानी बहुत ज़्यादा होगा। फ्लडिंग में क्या होगा, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फ्लडिंग की सूरत में फर्टाइल लेयर ज़मीन की एरोड हो जाएगी और उस एरोजन के नतीजे में प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाएगी। और फ्लडिंग की सूरत में एनिमल्स पे क्या इफेक्ट होगा कि वो इतने ज़्यादा पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको फूड प्रॉब्लम होगी, फूड स्केर्सिटी होगी, तो अल्टीमेटली वो उनकी भी डेथ हो जाएगी या वो माइग्रेट कर जाएंगे। इन कंक्लूजन, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स
moderate temperature, water and sunlight in its particular habitat। अब हम इस अपने SLO को समराइज कर रहे हैं कि एक्चुअल में इन अ नटशेल क्या सिचुएशन है। तमाम ऑर्गेनिजम्स को मॉडरेट अमाउंट में टेम्परेचर चाहिए, मुनासिब मिकदार में पानी चाहिए और सनलाइट चाहिए। Perfect living conditions only exist when moderate amount of each factor is available. If the balance of each factor is not maintained, then the natural phenomenon of life would be disrupted. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई एक फैक्टर भी अफेक्ट होगा तो ओवरऑल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क हम अपना करेंगे टेस्ट एक्सरसाइज 2 में से। सबसे पहले अपने चैप्टर 4 की टेस्ट एक्सरसाइज 2 देखिए। इसमें क्वेश्चन ए है, फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। वही एमसीक्यूज हैं कि जहां आपको एक स्टेटमेंट के 4 ऑप्शंस में से एक राइट आंसर का इंतखाब करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एबियोटिक फैक्टर प्रमोट्स ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन इन प्लांट्स। क्या वो एयर है, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, यानी वो फैक्टर आपने आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से ये तीनों प्रोसेस अफेक्ट होते हैं। नंबर 2 सॉल्व करें आप। लायन, क्रो एंड व्हेल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ये सब एनिमल्स क्या हैं, क्या ये वार्म ब्लडेड हैं, क्या ये कोल्ड ब्लडेड हैं, एंडोथर्मिक हैं या एक्सोथर्मिक हैं। ये भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाइए पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, यानी आपने अपने आंसर को 3 से 4 लाइनों में सम अप करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे आप। हाउ डज लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट द प्लांट्स। आपने लाइट इंटेंसिटी के चेंज होने का प्लांट्स पे अफेक्ट लिखना है कि अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो यानी डे टाइम हो तो प्लांट्स कैसे बिहेव करेंगे और अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो तो प्लांट्स कैसे बिहेव करेंगे। अपना होमवर्क देखिए रिव्यू एक्सरसाइज में से पेज 56 पे से। पार्ट सी देखिए आप। पार्ट सी में से आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। राइट डाउन द वेज इन विच लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन डेली एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। यही सब कुछ हमने डिस्कस किया। आप इनको बुलेट पॉइंट्स की मदद से यानी 1 बाय 1 करके स्टेप्स में पॉइंट्स बना के आप इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। अब आ जाइए समर पैक की तरफ। समर पैक में से आप सॉल्व करेंगे एक्टिविटी 4.5। हाउ डू द फॉलोइंग कंडीशंस अफेक्ट ह्यूमन एज वेल एज प्लांट्स। लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो तो प्लांट्स कैसे इफेक्ट होंगे और ह्यूमंस कैसे इफेक्ट होंगे। लाइट इंटेंसिटी अगर लो हो तो प्लांट्स कैसे इफेक्ट होंगे और एनिमल्स कैसे इफेक्ट होंगे। यहाँ पे आप ऐसा करें कि दरमियान में एक लाइन लगाइए, एक तरफ लिखिए अफेक्ट ऑन ह्यूमंस और दूसरी तरफ लिखिए अफेक्ट ऑन प्लांट्स। फिर आप इनको सॉल्व करें। इसी तरह टेम्परेचर की भी दोनों कंडीशंस बतानी है आपने। हाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा प्लांट्स और ह्यूमंस पे और लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। रेनफॉल अगर ज़्यादा हो तो क्या इफेक्ट होगा और अगर रेनफॉल कम हो तो क्या इफेक्ट होगा। एक्टिविटी सॉल्व करने के बाद पेज 49 पे आए। पेज 49 पे आप सॉल्व करेंगे SLO बेस्ड क्वेश्चंस में को, जहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे जो कि आप लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व कर चुके हैं और यही क्वेश्चन आप आज के लेक्चर के लिए भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।